हेलो दोस्तों, नमस्कार। BSL लॉ पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग धारा 24 के आगे देखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने कल धारा 24 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की पढ़ लिया था। धारा 25 यह बताती है कि एक ही ट्रायल में जब किसी व्यक्ति का एक ही विचारण हो रहा हो, उसमें कई अपराध अगर हैं, उसके लिए जब वह व्यक्ति दोष सिद्ध होता है तो उस मामलों में दंडादेश कैसे दिया जाता है, उसके विषय में धारा 25 बात करती है। धारा 25 की उपधारा 1 कहती है कि जब किसी व्यक्ति का एक ही विचारण किसी दो या अधिक अपराधों के लिए किया जा रहा हो और उसे दोष सिद्ध किया जाए, तब न्यायालय भारतीय न्याय संहिता की धारा 9 के उपबंधों के अधीन रहते हुए वह उन अपराधों के लिए उन दंडों में से उन दंड के लिए जिन्हें देने के लिए न्यायालय सक्षम है, वह दंडादेश दे सकेगा। और अपराध की गंभीरता पर विचार करते हुए दंडादेश या तो एक साथ चलेगा या क्रमवर्ती रूप में चलाने का आदेश देगा। जैसे कि कोई भी एक आप क्राइम नंबर ले लीजिए जिसमें कि कोई व्यक्ति किसी को गाली दिया हो, डंडे से मारा हो, उसके बाद उसमें बलवा किया हो, तो जो भी धाराएं उन पर लगी होती हैं उन सब का एक ही विचारण में उस पर दोष सिद्धि उसके ऊपर हो सकेगी। और साथ में उनमें जो दंड दिया जाएगा वो या तो एक साथ चले या फिर पहली खत्म हो उसके बाद दूसरी चले, इस तरह का उसमें दंडादेश वो पारित कर सकेगा। अब धारा 25 की धारा 2 कहती है कि जब दंडादेश अगर क्रमवर्ती चल रहे हों, एक के बाद एक चल रहे हों, उसमें जो उसका टोटल दंड होगा, संकलित दंड, उस दंड से अधिक है जिस पर वह न्यायालय दोष सिद्ध करने के लिए सक्षम है, उससे ज्यादा अगर है तो न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह उस विचारण को किसी उच्च न्यायालय के पास, अपने ऊपरी न्यायालय के पास विचारण के लिए भेजे। जैसे वह न्यायालय द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा जिसके पास 1 वर्ष की अधिकारिता है सजा देने की, तो वह जब क्रमवर्ती वह दंड जोड़ा जा रहा है तो उसका 1.5 साल हो जा रहा है, तो अब वह अपने उच्च किसी जो उसके ऊपर न्यायालय है उसके पास उस विचारों को नहीं भेजेगा, उसका दंड वह दे सकेगा। लेकिन इसमें एक परंतु भी है। परंतु में 2 भाग हैं। पहला भाग ये कहता है कि 20 वर्ष से अधिक के कारावास के लिए दंडादेश नहीं किया जाएगा, चाहे क्रमवर्ती हो चाहे इकट्ठा हो। और ख कहता है कि संकलित दंड की मात्रा जितना भी वह मजिस्ट्रेट उसके पास शक्ति है सजा देने की, उसके दुगने से ज्यादा का नहीं होगा। जैसे कि द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के पास 1 वर्ष की सजा देने की अधिकारिता है, अब वह ऐसा क्रमवर्ती जब कोई दंडादेश दे रहा है तो उसमें वह 2 वर्ष से ज्यादा का कारावास का दंडादेश नहीं दे सकता है, क्योंकि यह अधिनियम में दिया गया है कि उसके संकलित दंड की मात्रा उसके जो उसकी अधिकारिता है सजा देने की उससे दुगने से ज्यादा की नहीं होगी। अब इसकी उपधारा 3 कहती है कि जब कोई भी जो कन्विक्टेड पर्सन है वह अपील में जाता है तो उनके क्रमवर्ती दंडादेश जो उसके विरुद्ध दिए गए हैं वो एक दंडादेश सब मिला करके समझा जाएगा कि उसको कुल मिलाकर इतनी सजा दी गई है। अब धारा 26 कहती है कि ऐसे न्यायालयों को शक्ति प्रदान करने का ढंग। तो जो धारा 26 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, ये CRPC में धारा 32 थी। इसमें जो ये संहिता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें इनको उच्च न्यायालय या राज्य सरकार शक्तियां देगा उनके पद के आधार पर या फिर उनके पदाधिकारियों के वर्गीकरण के आधार पर। जिस पद पर वह आसीन है उनको उस तरीके की शक्तियां प्रदान की जाएंगी, ये उनको सशक्त कर सकेगी उच्च न्यायालय या राज्य सरकार। ये सीधी सी बात धारा 26 कहती है। अब धारा 27 यह कहती है कि नियुक्त अधिकारियों की जो शक्तियां होंगी
वो उनको कौन देगा। तो ये सीआरपीसी 1973 की धारा 33 में था, अब नागरिक सुरक्षा संहिता में ये धारा 27 में है। तो इनको जो शक्ति होगी वह उच्च न्यायालय द्वारा या राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। इसको हमें पढ़ने से सिर्फ मेन मुख्य बात ये निकल के आती है। धारा 28 है शक्तियों का वापस लेना। जो उनको शक्तियां दी गई हैं उसको वापस कौन ले सकता है, इसके विषय में सीआरपीसी की धारा 34 में प्रावधानित था और वर्तमान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 28 में प्रावधानित है। इसमें जैसी भी स्थिति हो उच्च न्यायालय या राज्य सरकार उन शक्तियों को वापस ले सकेगी जो उनको दी है, या फिर जिसके अधीनस्थ वह न्यायालय है या वह अधिकारी है तो उसका जो ऊपर वाला अधिकारी जिसने उसको ऐसी शक्तियां दी हैं वह जो है वो शक्ति उससे वापस ले सकता है। ये धारा 28 बताती है। अब इसका दूसरा भाग है जो शक्तियां इसे किसी भी न्यायालय को या किसी भी अधिकारी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या फिर डीएम ने प्रदत्त की हैं, दी हैं, तो उस संबंधित मजिस्ट्रेट से उन्हीं मजिस्ट्रेट के द्वारा, जैसे सीजीएम ने जिनको दिया है वो सीजीएम वापस ले सकेगा, डीएम ने जैसे एसडीएम या एडीएम या किन्हीं को कोई अधिकारिता दी है, जैसे कि आज जमीन की जो एससी एसटी के जमीन की विक्रय होती है उसके लिए परमिशन ज्यादातर जिलाधिकारी राजस्व अधिकारी को दिए रहते हैं, लेकिन अगर वो जिलाधिकारी चाहे तो किसी अन्य अधिकारी को, एडीएम फाइनेंस हो गए या प्रशासन हो गए, किसी को देकर के वो चीजें करा सकते हैं। तो ये होता है कि जो शक्तियां दिया है वो शक्ति वापस भी ले सकता है। ये साधारण संयम धारा 28 बताती है। अब धारा 29 क्या कहती है? ये कहती है कि न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जाना। इसका मतलब यह होता है कि जब वह व्यक्ति जिसके पास वह शक्ति उस समय है और वह न्यायालय में उस समय नहीं है या वह अपने कर्तव्य का पालन उस समय नहीं कर पा रहा है, तो उस समय उसका जो भी है वो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट जो है उसके समकक्ष वाला अधिकारी उसकी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। जैसे होता है कि सीजीएम के पास, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास 7 वर्ष तक की जो है शक्तियां होती हैं। अगर जैसे सीजीएम नहीं रहता है तो किसी एक मजिस्ट्रेट के पास जो है, जो अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं उनके पास, जैसे वो छुट्टी पे चले गए या किन्हीं अपरिहार्य कारणों से नहीं आ पाए हैं, तो उनकी शक्तियां उस दिन की जो भी उनका कार्यभार रहेगा वो अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उसको टैकल करेगा, हैंडल करेगा और उसको देखेगा, उस पर विधिक कार्यवाहियां जो भी करनी होगी करेगा। तो ये जो है, अब पद उत्तरवर्ती कौन है, तो इसमें लिखित आदेश द्वारा वो जो सेशन न्यायाधीश है, तो वो सेशन न्यायाधीश के प्रयोजनों के लिए जिनको वह नियुक्त करेगा वो उनका उत्तरवर्ती समझा जाएगा। और मजिस्ट्रेटों के लिए यह है कि जब कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट में जिला मजिस्ट्रेट जिनको जो है आदेश करेगा तो उनकी शक्तियों के अधीन वह पद उत्तरवर्ती, मतलब कि उनके जगह पे उस दिन वो जो है उनकी शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। तो ये पद उत्तरवर्ती की शक्तियों का प्रयोग हो गया। धारा 29 तक हम लोगों ने, धारा 25 से 29 आज हम लोगों ने पढ़ लिया, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और बहुत पेचीदा विषय है, नया है। इसको समझने में बहुत ही सावधानियां बरतनी होती हैं, जिसे हम लोग आसानी से और ऐसे धीरे धीरे करके समझेंगे। क्योंकि आपके लिए जितना नया है उतना हमारे लिए भी नया है। हम दोनों लोग, सब लोग मिल करके बैठ करके इसको सही ढंग से देखेंगे। कल हम लोग नया एक अध्याय 4 जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियों के विषय में और मजिस्ट्रेटों को तथा पुलिस को कैसे लोग सहायता करेंगे, कोई ऐसा अपराध हो गया जिनमें उनको जो है सहायता, इत्तला, सूचना किस प्रकार से दी जाएगी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कौन है, वो किस तरीके से जो है उनके पास क्या शक्तियां हैं, इनके विषय में हम लोग कल देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।